जय हिंद बच्चों। आई होप आप सारे लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज हम अगेन क्लास 9 के लिए रिवीजन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। रिवीजन चलेगा हमारा। कुछ और क्वेश्चंस हैं तो चलो आज उनको देख लेते हैं। कल जो क्वेश्चन कराए थे आई होप आप सबने कर लिए होंगे अच्छे से, और कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं बिना किसी टेंशन के। आज के क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं हम रिवीजन क्लासेस वाले। देखो ये क्वेश्चन कह रहा है कि अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन गिव्स अ मास m1। आई थिंक ये क्वेश्चन कल हो चुका था, ये हो चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड्स इट्स मोमेंटम फर्स्ट डिक्रीजेस एंड देन इंक्रीजेस। इज कन्वर्जेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वायलेटेड इन दिस प्रोसेस। देखो इस क्वेश्चन में सिंपल कह रहा है कि अगर कोई बॉल आप ऊपर फेंकते हैं तो क्या होता है, पहले इसका मोमेंटम क्या करता है, अपवर्ड डायरेक्शन में पहले मोमेंटम डिक्रीज करता है। सपोज दैट यू आर स्टेबलिंग एट देयर, आप यहाँ खड़े हैं और आपने बॉल यहाँ से फेंकी ऊपर। तो ये बॉल जब ऊपर जाएगी कुछ इस तरह से, तब ये कहना है इनका कि जो मोमेंटम है जिसे हम पी से डिनोट करते हैं वो पहले तो घटेगा, देन उसके बाद क्या होगा, बढ़ने लगेगा। ठीक है, फर्स्ट ये डिक्रीज करेगा, देन उसके बाद इंक्रीज करने लगेगा। तो इस कंडीशन में ये सारी प्रोसेस में ये बॉल जो है वायलेशन करती है किसका, ये वायलेशन करती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। इस कंडीशन में, इस सारी प्रोसेस में ये आपकी जो है बॉल वायलेशन करती है, यानी कि आपका जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन का लॉ है उसको नेग्लेक्ट करती है, उसको फॉलो नहीं करती, इनका ये कहना है। बट इस केस में ऐसा नहीं होता, बिकॉज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ये कहता है कि ये लॉ तब फॉलो होगा जब देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स। यहां पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं होना चाहिए। नो एक्सटर्नल फोर्स, जब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा तब आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फॉलो होगा। बट अगर हम इस केस की बात करें तो यहाँ पर जब आप बॉल फेंकते हैं और फिर वो नीचे आ रही होती है तो यहाँ पर एक फोर्स काम करता है जो कि है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, जिसे कह सकते हैं ग्रेविटी फोर्स ऑफ अर्थ, जो कि मैंने पहले भी आपको पढ़ाया था। ग्रेविटी फोर्स यहाँ पर वर्क करता है, दैट्स वाई इट इज नॉट वायलेटिंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बिकॉज देयर इज द एक्सटर्नल फोर्स एट देयर। सिंपल है। तो यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स है इसलिए मोमेंटम वाला जो लॉ है वो उसका वायलेशन नहीं होता इसमें। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस इसमें आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अगर होगा तो फिर इसको हम उस कंडीशन, उस कैटेगरी में लाएंगे ही नहीं, सीधी बात है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। बॉल ऑफ मास 0.5 kg मूविंग विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड rebounds आफ्टर स्ट्राइकिंग नॉर्मली अ परफेक्टली इलास्टिक बॉल। देखो इस क्वेश्चन में सिंपल कह रहा है कि एक दीवार है, यहां से एक बॉल फेंकी गई है, ये वाली बॉल ये आ रही है और इसका वेट यहाँ पर दिया हुआ है 0.5 kg और स्पीड दी हुई है, इसका वेट दिया हुआ है 0.5 kg और स्पीड दी है आपकी 10 मीटर पर सेकेंड। ये बॉल आई यहाँ पर और ये जो आपकी दीवार है वॉल, ये दीवार कैसी है, परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब होता है जब आप इससे किसी भी चीज़ को टकराओगे तो इसकी जो शेप है उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। जितना आपने इसको फोर्स दिया है ये उतना ही फोर्स आपको रिएक्शन के तौर पर दे देगी वापस। ठीक है, तो ये परफेक्ट इलास्टिक वॉल है आपकी। ये बॉल आई और फिर टकराकर ये वापस इस तरह से चली गई। इस कंडीशन में इसका जो वेट है सेम रहा 0.5 kg और ये इसकी वेलोसिटी जो थी वो यहाँ पॉजिटिव थी क्योंकि इस डायरेक्शन में आ रही है। अब डायरेक्शन बदल गई तो माइनस का 10 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी हो जाएगी। ये चेंज होगा इसके सारे फॉर्मूले में। अब नेक्स्ट इसमें यहाँ दिया हुआ है फाइंड द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल। जो आपकी
बॉल आपने फेंकी है उसके मोमेंटम में कितना चेंज हुआ ये फाइंड आउट करना है पहली चीज। इफ कांटेक्ट टाइम विद द वॉल इज 0.1 सेकेंड, व्हाट फोर्स इज एक्सर्टेड बाय द वॉल। अब यहाँ ये कह रहे हैं कि ये बॉल जो टकराई है वो यहाँ पर टकराने का जो टाइम है इसका मतलब कितनी देर तक टच में रही इसके, वो कितनी देर तक टच में रही, t इज इक्वल टू 0.1 सेकेंड तक टच में रही। तो इस टाइम पीरियड में कितना फोर्स अप्लाई किया दीवार ने, समझ रहे हैं, ये फोर्स फाइंड आउट करना है और चेंज इन द मोमेंटम डेल्टा पी फाइंड आउट करना है। सिंपल, ये आपका फाइंड आउट डाटा और ये सब मैंने नोट कर दिया है। अब देखो सिंपल फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो चेंज इन द मोमेंटम डेल्टा पी विच इज इक्वल टू एम वी माइनस यू। एम की वैल्यू आपको पता है 0.5 और v की वैल्यू आपको पता है सेकंड वेलोसिटी जो थी ये -10 माइनस, और ये आपकी 10, यहाँ आप सॉल्व करोगे तो आंसर 0.5 -20 माइनस का 20 हो जाएगा, ये आपका आंसर आएगा सिंपली, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट 10 kg इंटू मीटर पर सेकेंड, ये आपका डेल्टा पी आ जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या था, यहाँ पर फोर्स फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ टाइम पीरियड टी। आपको पता होगा हमने पढ़ा था फर्स्ट सेकंड लॉ में कि फोर्स इज इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। इस तरह से फॉर्मूला होता है सिंपल। फोर्स हमको फाइंड आउट करना है, डेल्टा पी आपको फाइंड आउट कर लिया, डेल्टा टी ये आपको यहाँ दिया हुआ है। वैल्यू पुट करेंगे -10 अपॉन 0.1 विच इज इक्वल टू, पॉइंट रिमूव होगा, आपका 0 यहाँ इंक्रीज होगा, आंसर आएगा माइनस का 100 न्यूटन। ठीक है, माइनस का 100 न्यूटन आपको आंसर मिल जाएगा। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये आपका डाटा है ओवरऑल गिवन, यहाँ आपका फर्स्ट सॉल्यूशन, यहाँ आपका सेकंड सॉल्यूशन, आप चेक कर लो एक बार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका फोर्स ऑफ 5 न्यूटन चेंजेस द वेलोसिटी ऑफ बॉडी फ्रॉम 10 टू 20 मीटर इन 5 सेकेंड। 5 न्यूटन का फोर्स है जो बॉडी की वेलोसिटी को 10 से 20 मीटर पर सेकंड में चेंज करता है 5 सेकंड के अंदर। क्वेश्चन में करेक्शन है, चेक कर लेना, 5 सेकंड में चेंज करता है। हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अबाउट द सेम चेंज इन 2 सेकंड। यही सेम चेंज यानी 10 से 20 का चेंज अगर हमें लगाना है और 2 सेकंड में हो जाए, 10 से 20 का चेंज जो है वेलोसिटी में हो जाए और 2 सेकंड में हो, पहले 5 में हो रहा था अब 2 में हो जाए, तो कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, ये सिंपल इसका क्वेश्चन है। तो हमने पहले ये फाइंड आउट करना है फोर्स क्या है। इधर 5 न्यूटन का फोर्स फर्स्ट केस में काम कर रहा है, यहाँ पर वेलोसिटी चेंज हो रही थी 10 से 20 पर, तो स्टार्टिंग वेलोसिटी ये आपकी 10 है मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी ये आपकी 20 है मीटर पर सेकंड, टाइम दिया हुआ है इसी के रिगार्डिंग, वो था कितना 5 सेकंड। ठीक है, और ये तो T1 हो गया आपका और ये आपका T2 हो गया जो कि हमने फाइंड आउट करना है। अब हमको पता है ये, सॉरी T1 तो आपको दिया हुआ है ना 2 सेकंड, T2 2 सेकंड दिया हुआ है, T1 आपका 5 है। फाइंड आउट हमने करना है सेकंड फोर्स F2। देखो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था F इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन टी। यहाँ पर मोमेंटम जो है आपका कंजर्व रहेगा, तो फॉर्मूले को हम चेंज कर सकते हैं 1-2 के फॉर्म में। F1 अपॉन F2 इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा T1 टाइम डिफरेंट रहेगा, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा T2 टाइम, यहाँ से डेल्टा पी से डेल्टा पी कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका आएगा डेल्टा T2 अपॉन T1। इन दोनों की वैल्यू आपको पता है, ये आपको F1 पता है, F2 फाइंड आउट करना है। F2 की वैल्यू क्या होगी, फिर F2 वहाँ जाएगा और ये वैल्यूज यहाँ आएंगी। F1 की वैल्यू आपको पता है कितनी, क्रॉस डेल्टा T1 अपॉन डेल्टा T2, ये हो गया आपका 5 इंटू 5/2 एंड आफ्टर द सॉल्विंग वी गेट द आंसर 12.5 न्यूटन। ठीक है,
12.5 न्यूटन आपको आंसर मिल जाएगा। ये वो फोर्स है कि अगर इस फोर्स को हम अप्लाई करें ऑब्जेक्ट पर और चेंज जो यू से वी में इतना होगा, तो वो चेंज आपका 2 सेकंड में हो जाएगा। पहले 5 सेकंड में हो रहा था क्योंकि फोर्स कम था, ज़्यादा फोर्स हो गया 12.5, तो जो चेंज है वो 2 सेकंड में हो जाएगा। चेक कर लीजिए, आप कोई डाउट हो तो उसको क्लियर कर लीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है यहाँ पर, अ रॉकेट कैन मूव इन एयर फ्री स्पेस बट अ जेट प्लेन कैन नॉट, वाई। एक रॉकेट आपका एयर फ्री स्पेस में जा सकता है, मतलब जहाँ पर हवा ना हो वहाँ पर जा सकता है, चल सकता है, बट जो जेट प्लेन होते हैं या फिर हम बात करें आपके ये एरोप्लेन वगैरह, ये एयर फ्री स्पेस में क्यों नहीं जा सकते। मतलब एयर फ्री स्पेस का मतलब आप समझ लो कि जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होगी, नो ऑक्सीजन, और वहाँ एयर भी नहीं होगी, यानी कि आपका स्पेस। तो ये पूछ रहे हैं वाई रॉकेट कैन मूव बट जेट प्लेन इज ऑल्सो पावरफुल, बट बाय जेट प्लेन विल नॉट मूव। आपका जेट प्लेन क्यों वहाँ पर नहीं जा सकता और रॉकेट जा सकता है, क्यों। इसकी सिंपल वजह है, मैं बताऊं। रॉकेट के अंदर जो फ्यूल होता है, जो बर्न होता है फ्यूल, इस रॉकेट में पहले से ही फ्यूल प्लस ऑक्सीजन होता है, फ्यूल प्लस ऑक्सीजन। क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्यूल को जलाने के लिए क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन। तो इस रॉकेट में पहले से ही ऑक्सीजन और फ्यूल फिलअप होता है ताकि ये बर्न हो और रॉकेट वर्क करे। बट अगर हम बात करें जेट प्लेन की, तो जेट प्लेन में फ्यूल के साथ ऑक्सीजन, फ्यूल के साथ आपका ऑक्सीजन नहीं होता, ठीक है। जेट प्लेन में फ्यूल के साथ ऑक्सीजन नहीं होता। ये जेट प्लेन जो ऑक्सीजन लेता है वो आपकी ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से लेता है, आपके आसपास के एरिया से। आपने देखा होगा कि जो बाइक्स वगैरह होती हैं उसमें भी एक पाइप, छोटा सा पाइप होता है जो ऑक्सीजन को सप्लाई करता है इंजन के अंदर। पाइप होता है किसी में, या फिर किसी में होल होगा इस तरह से कि वहाँ से ऑक्सीजन की सप्लाई हो जाएगी, एयर की सप्लाई हो जाएगी, जिससे कि जो फ्यूल है वो बर्न होना स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ आपको सिंपल आंसर देना है, ऐसा क्यों होता है, एयर फ्री स्पेस में ये क्यों चल सकता है, बिकॉज इसे एयर की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, और इसको एयर की रिक्वायरमेंट है तो ये नहीं चलेगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल भी बर्डन की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल आंसर है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ कह रहा है सिंपल, अ हंटर हैज़ अ मशीन गन दैट फायर 50 ग्राम बुलेट्स। एक शिकारी के पास एक गन है जिसमें 50 ग्राम की बुलेट्स हैं, जिनका वेट कितना है, 50 ग्राम। विद अ वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड, वो कितनी वेलोसिटी जा सकती है बुलेट, 150 मीटर पर सेकेंड से। A 60 kg tiger springs at him with a velocity of 10 मीटर पर सेकेंड। एक 60 किलो का टाइगर है जो उस पर अटैक करता है, हंटर पर, ठीक है। 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो उसकी तरफ आ रहा है, समझना। हाउ मैनी बुलेट्स मस्ट बी हंटर फायर पर सेकेंड इनटू द टाइगर इन ऑर्डर टू स्टॉप हिम इन द ट्रैक। रास्ते में उसे, जो टाइगर आ रहा है सामने उसके, तो उसे रोकने के लिए उसे कितनी बुलेट फायर करनी पड़ेगी, ठीक है। तो टाइगर आ रहा है, थोड़ा सा संभल के रहना। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है ये। जो आपका हंटर है उसके पास जो बुलेट है उसका मास m1 कितना है, 50 ग्राम। जैसे आप चेंज करोगे तो ये हो जाएगा 0.05 kg। ये बुलेट आपकी कितनी स्पीड से फायर हो सकती है, 1.150 मीटर पर सेकंड से। अब नेक्स्ट जो डाटा है वो टाइगर के रिगार्डिंग है। टाइगर का वेट कितना है, 60 kg, बहुत हल्का सा है टाइगर ये। और V2 उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से ये आ रहा है शिकारी के पास। इसने कहा कि यहाँ शिकारी खड़ा हुआ है, दुबला पतला सा शिकारी बंदूक के साथ, और यहाँ से आपका टाइगर टाइगर आ रहा है आपका इधर से। अब इस बंदे को कितनी बुलेट फायर करनी पड़ेगी कि इसे रास्ते में ही रोक दे, यानी कि इतनी बुलेट फायर करे कि ये आगे ना बढ़ पाए और यहीं रुक जाए, वहीं मर के यहीं गिर जाए, समझ रहे हैं।
तो अब नंबर ऑफ बुलेट्स निकालने के लिए हमें कंजर्वेशन का लॉ, मोमेंटम कंजर्वेशन का लॉ देखना पड़ेगा। वो लॉ क्या कहता है कि आपने इधर से फोर्स लगाया और ये इधर फोर्स लगा रहे हैं, तो वो मैनेज हो जाएगा मोमेंटम। तो अब इसके केस में क्या मोमेंटम होगा, ये जो बंदूक की गोली चला रहा है, हमें नहीं पता कितनी है, बट हमने मान लिया n बुलेट्स चल रही हैं। n बुलेट्स का मास m1, उनकी स्पीड v1, ये इक्वल होगा आपके टाइगर, एक सिंगल टाइगर है उसका m2 है क्रॉस v2। यहां से सॉल्व करके आपने नंबर ऑफ बुलेट्स फाइंड आउट कर लेने हैं। देखो सिंपल वैल्यूज आप पुट करोगे, n v की वैल्यू कितनी है 0.05 क्रॉस 0.05 क्रॉस, ये आपका 150 वेलोसिटी बुलेट की, which is equal to 60 kg of mass of tiger and the velocity is 10 of tiger, n is equal to 600 upon 150 into 0.05, 150 into 0.05, सिंपल। अब आपने डिवाइड लगा देना है और n की वैल्यू आपको सिंपली यहाँ मिल जाएगी 80। 80 गोली उस बंदे को मारनी पड़ेंगी, तब जाकर वो टाइगर को जस्ट उससे दूर रोक पाएगा। ठीक है, 80 गोली चलानी पड़ेंगी तब जाकर वो टाइगर रुकेगा। यहाँ से बंदा 80 गोली चलाएगा तब जाकर टाइगर रुकेगा। सिंपल क्वेश्चन है, समझ लीजिए एक बार अच्छे से, डाटा समझ लो। ये आपका डाटा अबाउट द बुलेट है, ये बुलेट का डाटा है, ये बंदूक की गोली है उसका डाटा, और ये आपके टाइगर का डाटा है, ये टाइगर की वैल्यू। हालांकि टाइगर आपको थोड़ा सा हल्का है, इतना हल्का टाइगर नहीं होता, तो आप समझ लो उसको। अब कोई भी डाउट हो तो फाइनली हमारा आज का लेक्चर यहीं फिनिश अप होता है। और जितने भी लॉ ऑफ मोशन के क्वेश्चन थे काफ़ी सारे हमने कवर अप कर लिए हैं। अगर और क्वेश्चन होंगे और इम्पॉर्टेंट टाइप के, तो आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करा दिए जाएंगे, वरना इनका जो सॉल्यूशन है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप स्टे होम, स्टे सेफ, हैव अ नाइस डे।